मेरा नाम अंजना है। 16 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी और मेरे पति रितेश की उम्र भी उस समय सिर्फ 20 साल थी। हमारे ख़ानदान में लड़कियों की शादी तो जल्दी हो जाती थी, लेकिन रितेश की इतनी कम उम्र में शादी करने के पीछे एक बड़ी वजह थी। जब रितेश 18 साल के थे तो रितेश की मां ने एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन जब रितेश की बहन निशा 2 साल की थी तब रितेश के माता पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। रितेश उस समय खुद पढ़ाई कर रहे थे और ऐसे में निशा को संभालना बहुत मुश्किल था। कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ा था। दोनों बहन भाइयों की जिम्मेदारी लेने के लिए तो दूर की एक दादी ने रितेश को सलाह दी थी कि तुम शादी कर लो, घर में बहू आएगी तो वह निशा को संभाल लेगी। और इस तरह केवल 20 साल की उम्र में ही रितेश की मुझसे शादी हो गई। मैं भी उस समय बहुत कम उम्र थी, दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। जब सुहाग की सेज पर बैठी मैं रितेश के इंतज़ार कर रही थी तो रितेश ने आकर मेरी गोद में छोटी सी निशा को बिठा दिया था और मुझसे कहा था, अंजना आज से निशा तुम्हारी बेटी है, इसे माँ का प्यार देना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहन निशा को कोई तकलीफ ना हो। मैंने भी खुले दिल से निशा को अपना लिया था। मैं उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती। देखते देखते कब निशा 18 साल की हो गई पता ही नहीं चला। निशा अभी तक एकेडमी से घर नहीं आई थी। मैं भी अभी अभी कपड़े धोकर फ्री हुई थी जब रितेश ने मुझसे सवाल किया। वो आज ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि आज उनके बॉस की बेटी की शादी थी, इसलिए रितेश की छुट्टी थी। दोपहर का खाना खाने के बाद वह सो गए थे और अब 5 बजे उनकी आंख खुली थी और उठते ही सबसे पहले अपनी बहन के बारे में पूछा था। मैं मुस्कुराते हुए बोली, रितेश तुम बाहर की दुनिया में और अपने ऑफिस में इतना गुम हो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी बहन निशा घर देर से आती है। मेरी इस बात पर रितेश हैरान होकर मुझे देखने लगे। अंजना ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रितेश मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है, बस सीधी सी बात है। मैं आपको बता रही हूँ कि निशा एकेडमी से लेट घर आती है। उसने मुझे बता रखा है कि उसकी छुट्टी लेट होती है, इसलिए लेट घर पहुँच पाती है। मेरी बात सुनकर रितेश थोड़ा गुस्से से बोले, तुमने कभी मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? रितेश इसमें बताने वाली क्या बात है? जब उसकी छुट्टी ही लेट होती है तो लेट घर पहुंचती है, और ऐसा नहीं है कि रात हो जाती है, शाम होते होते घर आ जाती है। तो मैं बेकार में तुमसे शिकायत करके तुम्हें बच्ची के खिलाफ क्यों करते? मुझे रितेश की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसलिए मेरी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा आ गया था। मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो औरतों पर बेकार में अपनी धौंस जमाते हैं, उन पर हुक्म चलाते हैं। मुझे गुस्से में देखकर रितेश थोड़ा नर्म पड़े और बोले, अंजना तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जिस बच्ची की तुम बात कर रही हो उस बच्ची की माँ नहीं है। तुम्हें याद है जब निशा छोटी थी तो मैंने उसे तुम्हारे गोद में दिया था, तो मैंने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह बनाना। तुमने निशा की माँ का दर्जा लिया था और माँ अपने बच्चों की गलत हरकतों पर पर्दा नहीं डालती। मैंने प्यार से रितेश को समझाते हुए कहा, रितेश निशा अभी बच्ची है, अगर हम उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, ज़्यादा रोक टोक करेंगे तो वह ज़िद्दी हो सकती है और बिगड़ भी सकती है, इसलिए हमें उस पर बेकार की पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। मैंने निशा को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन उस पर पूरी नज़र रखती हूँ। क्या आपको कभी लगा कि मैं कहीं गलत साबित हो रही हूँ? क्या कभी निशा ने आपसे शिकायत की, मेरे खिलाफ की? मैं उसको तंग करती हूँ, उस पर जुल्म करती हूँ? मेरी बात सुनकर रितेश ने ना में सिर हिला दिया और बोले, नहीं अंजना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एक अच्छी माँ साबित हुई हो। अच्छा बाबा, जो मर्जी हो करो अपनी बेटी के साथ, लेकिन मुझे तो भूखा मत मारो। दोपहर को भी हल्का फुल्का ही खाया था, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। लेकिन मैंने महसूस किया कि जैसे रितेश अभी भी मेरी बातों से संतुष्ट नहीं थे। मैं रितेश के लिए चाय के साथ कुछ स्नैक्स बनाकर ले आई। शाम को 7 बजे तक निशा घर वापस आ चुकी थी। रितेश के चेहरे से लग रहा था कि जैसे रितेश निशा से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन शायद मेरी वजह से पूछताछ नहीं की। सिर्फ इतना ही कहा कि 5 बजे तक घर आ जाया करो। रितेश की बात पर निशा कुछ नहीं बोली। हाँ, मैं सिर हिला दिया। आज निशा मुझे बहुत चुप चुप सी लग रही थी। पहले तो जब भी आती थी तो चहकती हुई आती थी, हमेशा बोलती रहती, अपनी सहेलियों की बातें, अपनी एकेडमी की बातें बताती रहती, लेकिन आज वह बहुत चुप थी। मुझे लगा शायद रितेश की बात पर निशा उदास हो गई है, इसलिए मैंने निशा को समझाने की खातिर कहा, निशा अपने भाई की बात का बुरा मत मानना, वो तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे थे। अंधेरा हो जाता है तो कहीं रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, बस इसलिए कह रहे थे। लेकिन निशा ने मेरी बात सुनी ही नहीं,
चुपचाप बैठी रही। मुझे निशा की चिंता होने लगी थी। मैंने निशा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, निशा क्या बात है, तुम परेशान हो? मेरा इतना सुनते ही निशा गुस्से से बोली, क्या है भाभी, 2 पल तो सुकून से सांस लेने दिया करो। आपके हर वक्त के सवाल जवाब से तंग आ गई हूँ। कह तो दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ जाते हैं। इतना कहकर निशा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत हैरत हुई। इससे पहले निशा ने कभी भी ऐसी बात नहीं की थी। वो तो शुक्र था रितेश कमरे में जा चुके थे, नहीं तो पता नहीं क्या तमाशा खड़ा हो जाता। मुझे ऐसा लगने लगा कि किसी ने निशा को मेरे खिलाफ भड़काना चाहा है, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि जरूर बच्ची पढ़ाई की वजह से परेशान होगी, तभी ऐसे बोल गई, वरना निशा पहले तो कभी मुझसे ऐसी बदतमीजी नहीं की थी। मैं कमरे में आई तो रितेश ने मुझसे पूछा, अंजना निशा ऐसे बात क्यों कर रही थी? मैंने अभी उसको तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हुए देखा। अभी मैं उसको जाकर बताता हूँ कि बड़ों से कैसे तमीज से बात की जाती है। रितेश के तेवर देखकर डर गई। बड़ी मुश्किल से मैंने रितेश को शांत किया। मेरे बहुत ज़्यादा समझाने पर रितेश मान तो गए, लेकिन मुझे समझाते हुए बोले, अंजना अभी तुम निशा से नाराज़ ही रहना, इतनी जल्दी मत मान जाना, नहीं तो वह समझेगी कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और फिर वो आगे भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया और रितेश के लिए मेरे दिल में इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई कि रितेश को मेरा कितना ख्याल है। सच कहते हैं, पति ही अपनी पत्नी की इज्जत करवाता है। मैं तो सोच रही थी कि अगले दिन निशा के साथ नॉर्मल रहूंगी तो निशा का मूड अच्छा हो जाएगा, लेकिन रितेश की बातों से मुझे भी लगा कि हाँ, निशा को एहसास दिलाना ज़रूरी है कि निशा ने गलती की है, नहीं तो वो आगे से और भी ज़्यादा बदतमीज़ी पर उतर जाती और मुझे जवाब देने लगती। अगले दिन मैं उठी तो निशा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने जल्दी से उसके लिए नाश्ता बनाया और बाहर टेबल पर लाकर रख दिया। वैसे तो हमेशा निशा मेरे पास ही बैठकर नाश्ता करती थी, लेकिन जब उसने टेबल पर नाश्ता रखा देखा तो बहाने से अपने नाश्ते की प्लेट अंदर किचन में ले आई, यह कहते हुए, भाभी मुझे एक और पराठा चाहिए। मैंने प्लेट में एक और पराठा रख दिया और वह वहीं मेरे पास खड़े होकर नाश्ता करने लगी। हालांकि इससे पहले निशा एक ही पराठा खाया करती थी। मुझसे बात करने के बहाने बोली, भाभी दोपहर में क्या बनाओगी? निशा की बात का मैंने बस पता नहीं मैं उत्तर दिया। निशा की उतरी हुई शक्ल देखकर साफ लग रहा था कि उसे इस बात का एहसास है कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। निशा को मैं इग्नोर करते हुए अपने कमरे में आ गई। हालांकि मेरा दिल अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था निशा की हालात देखकर, लेकिन उसे सबक सिखाना ज़रूरी था। कॉलेज जाने से पहले निशा मेरे पास आई तो मैंने कुछ पैसे उसकी तरफ बढ़ा दिए, लेकिन पैसे लेने के बजाय निशा एकदम से मेरे गले लग गई और आंखों में आंसू बहाते हुए बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था जो मैं आपको इतना कुछ बोल गई। कल मुझे मम्मी की याद आ रही थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझसे नाराज़ थी, इसलिए हमारा मूड ख़राब था। भाभी मुझे माफ़ कर दो। यह कहते कहते निशा हिचकियों से रोने लगी। उसके रोने से ही मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने निशा को चुप कराया और उसके माथे को चूमते हुए बोली, निशा बच्चे परेशान मत हो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मैं तुमसे नाराज़ नहीं थी, बस मुझे दुख हुआ था और मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम्हारा रवैया मेरे साथ गलत था। मेरी बातों से वह खुश हो गई और संतुष्ट होकर कॉलेज चली गई और निशा को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। निशा के साथ थोड़ा सख्त रवैया अपनाते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। निशा को मैंने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था। भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद की खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन औलाद की कमी मैंने निशा से पूरी की। मेरे सारे लाड़ प्यार का इकलौती हकदार बस वही थी। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि निशा सुबह कॉलेज जाने के बाद दोपहर को घर नहीं आती, वहीं से सीधे एकेडमी चली जाया करती थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, भाभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, सिलेबस बहुत है, तो मुझे अपने कॉलेज में टॉप करना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ। 7 बजे निशा एकेडमी से घर वापस आ जाया करती थी। मैंने महसूस किया था जब भी निशा एकेडमी से शाम को वापस आती है तो बहुत ज़्यादा थकी हुई सी होती थी। फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि दो दो जगह जाकर पढ़ाई करती है तो थक जाती होगी बेचारी। आज रितेश की मौसेरी बहन हमारे घर आई थी। मेरे घर कोई मेहमान आता तो मैं दिल खोलकर उसका स्वागत करती थी, लेकिन जब भी कोई मेहमान आता वो मेरा दिल तोड़े बिना नहीं रहता था। जाते हुए लोग मुझे एहसास कराए जाते कि मैं बांझ हूँ। और आज तो हद हो गई जब उनकी मौसी की बहन ने कहा कि रितेश भैया आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है भाभी अब माँ नहीं बनेगी। अगर भगवान को भाभी की गोद भरनी होती तो कब का भर देते।
आप भी तो इंसान हैं, आपका भी तो मन करता होगा अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाने का। मीरा दीदी की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने नम आंखों से रितेश की तरफ देखा। रितेश ने मुझे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी और मीरा दीदी से कहा, मेरा दूसरी शादी के बारे में ना तो मैंने सोचा है और ना ही सोचूंगा। मैं सिर्फ बच्चे के लिए अंजना की इतने सालों की प्यार और सेवा को भुला नहीं सकता। रितेश की बात सुनकर ढेर सारा प्यार उमड़ आया था। रितेश बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे। मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरी खुशी का ध्यान रखते। आज तक शायद ही कोई दिन ऐसा आया हो जब रितेश की वजह से मेरी आंखों में आंसू आए हो। मैंने अपनी आंखों में आए आंसू को साफ किया, लेकिन तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर बैठी निशा पर पड़ गई। अपनी पढ़ाई छोड़कर वह हमारी बातों में दिलचस्पी ले रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बिगड़े हुए थे, जैसे अंदर ही अंदर गुस्से से कांप रही हो। पता नहीं क्यों मेरे दिल में यह ख्याल आया कि लगता है निशा को अपने भाई की बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैं निशा के खिलाफ अपने दिल में कोई बुरे ख्याल नहीं लाना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने 100 ख्याल को दिल से निकाल दिया। मीरा दीदी मुंह फुलाए बिना खाना खाए जा चुकी थी, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार बार निशा की तरफ जा रहा था। अपनी किताबों को समेट वह गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई थी। रात को जब प्यास से मेरी आंख खुली तो मैं पानी लेने आई, लेकिन निशा के कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। रात 1 बजे तक निशा क्यों जाग रही थी? सुबह से कॉलेज भी जाना होता था। मुझे निशा की चिंता होने लगी। मैंने आगे बढ़कर निशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया, लेकिन 2-3 मिनट गुजरने के बाद भी निशा ने दरवाज़ा नहीं खोला। और जब बहुत देर बाद दरवाज़ा खोला तो उसके हालात देखकर मैं दंग रह गई। उसके बिखरे हुए बाल, आंखें लाल, अंगारा हो रही थी। मैंने एकदम आगे बढ़कर निशा को गले लगा लिया। निशा बच्चे, क्या बात है? तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? इतनी देर तक जागोगी तो यही हाल होगा। हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे नंबर जो तुम्हारी सेहत खराब करे। शाम को जल्दी सोया करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। मेरी बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। मैं अब और भी ज़्यादा परेशान हो गई। निशा, क्या बात है? मुझे लगता है तुम रोती रही हो, इसलिए तुम्हारी आंखें लाल है। मेरी बात सुनकर निशा रोते हुए बोली, भाभी ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे मम्मी की याद आ रही थी। बहुत देर तक निशा को समझाती रही और फिर से सोने का कहकर अपने कमरे में चली आई। मेरे दिल में वहम पैदा हो गया था। पता नहीं आजकल निशा को अपनी माँ की याद बार बार क्यों आने लगी थी। पूरी रात मैं सो न सकी। बार बार दिल में वहम हो रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। अगर निशा के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं रितेश को क्या जवाब दूंगी? रितेश का तो मुझ पर से विश्वास ही टूट जाएगा। कितना विश्वास है रितेश को मुझ पर। क्या कहूँगी रितेश से? जब रितेश मुझसे पूछेंगे कि तुमने माँ बनकर मेरी बहन की यह कैसी परवरिश की है, मेरे दिमाग में एक भी ऐसा जवाब नहीं आ रहा था कि जिससे कि रितेश को संतुष्ट कर पाती। मैंने बीच बीच में उठकर निशा के कमरे की तरफ देखा, लेकिन उसके कमरे की लाइट हर बार जलती हुई मिली। परेशानी में मैं करवट बदल रही थी कि तभी घड़ी में 5 बजे का अलार्म बजा। मैं उठकर बाहर आई, लेकिन मैंने देखा कि ठीक उसी समय निशा के कमरे की लाइट बंद हुई थी। मैं तो सोच रही थी कि सुबह हो गई है, निशा बाहर आएगी और भगवान की आरती करेगी, क्योंकि आज तक का यह नियम था कि निशा रोज सुबह उठकर भगवान की आरती करती थी। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि उसने अपना ये नियम तोड़ दिया था। लेकिन मुझे लगा कि यह निशा का पर्सनल मामला है, इसलिए इस मामले में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहती थी। अगर उसे भगवान से लगाव होगी तो मेरे कहने से नहीं बल्कि खुद अपने दिल से भगवान से लौ लगाएगी। मैं नहा धोकर फ्रेश हुई और घर का 1-2 काम निपटाने के बाद जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद निशा भी फ्रेश होकर आ चुकी थी। वह कॉलेज जाने के लिए एकदम तैयार थी। मैंने निशा के लिए नाश्ता लगवाया। वो मेरे पास ही बैठकर नाश्ता करने लगी। जब मैंने निशा से कहा, निशा आज एकेडमी से छुट्टी कर लेना, निशा बोली, क्यों, क्या ज़रूरी काम है जो मैं एकेडमी से छुट्टी करूं? मैंने उसे बताया कि तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करनी है। मैं सोच रही हूँ तुम्हें मैं कुछ नए कपड़े दिलवा दूँ। काफ़ी दिन हो गए तुम्हारे लिए शॉपिंग नहीं की। मेरी बात सुनकर निशा मुस्कुरा दी, कहने लगी, भाभी इतनी सी बात के लिए मैं छुट्टी क्यों करूं? आपको जो भी कपड़े पसंद आए वो मेरे लिए ले आना, खुशी खुशी मैं कपड़े पहन लूँगी। मेरी पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं है। बस मैं छुट्टी नहीं करूँगी, मेरे एकेडमी में जाना बहुत ज़रूरी है। निशा की बात सुनकर मैं दंग रह गई। पहली बार ऐसा हुआ था कि शॉपिंग के नाम से निशा को खुशी नहीं हुई थी। वह तो शॉपिंग के नाम से ही खिल उठती थी, फिर चाहे एकेडमी की छुट्टी कराओ या फिर कॉलेज की। लेकिन आज पता नहीं क्यों छुट्टी करने के लिए वह बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुई। मेरे दिल में शक पैदा होने लगी। निशा के जाने से कुछ देर बाद ही मैं फ़ौरन एकेडमी जा पहुंची। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो पता चला कि एकेडमी में तो छुट्टी है, क्योंकि टीचर की खुद ही शादी थी। इसलिए पूरे 1 हफ्ते से कोई भी बच्चा नहीं जा रहा था।
मेरी हालात बिगड़ने लगी, क्योंकि किसी और की बेटी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। रितेश अपनी बहन के बारे में मुझसे पूछते तो क्या जवाब देती। मैं दोपहर का खाना टाइम से खा लेती थी, लेकिन आज तो सच जानने के बाद मेरे पेट में पानी का एक घूंट भी नहीं गया था। शाम को जब निशा अपने समय से पहले लौटी, तब तक मैं गुस्से से जलती रही। निशा के आते ही उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और उससे पूछा, कहाँ गई थी तुम? और निशा ने वही जवाब दिया, एकेडमी गई थी। और कहाँ गई थी? कौन सी एकेडमी गई थी? एकेडमी की छुट्टियां लगी हुई है। बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? आज मैं कितना परेशान हूँ। अन्य का एक दाना भी मेरे पेट में नहीं गया। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। भाभी, बस इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो गई कि आपने खाना भी नहीं खाया। निशा, यह तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? यहाँ मेरे प्राण निकले जा रही है। बताओ निशा, यह सब क्या है? अफ़ो भाभी, आप तो बात को खींचने लगते हैं। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बात तो यह है कि जैसे ही गर्मी की छुट्टियां लगी तो मेरे दोस्तों ने मुझे अपने साथ अपने घर ही ले जाती हैं। कहने लगी, जब तक एकेडमी नहीं खुल जाती हम दोनों साथ में पढ़ाई कर लिया करेंगे। बस मैंने उसकी बात मान ली। आपको बताना ज़रूरी इसलिए नहीं समझा क्योंकि मुझे पता था आप मना तो करेंगी नहीं, और फिर पढ़ाई ही तो करनी है। एकेडमी में करूँ या फिर दोस्त के घर जाकर करूँ? फिर निशा इधर उधर की बातें करने लगी। थोड़ी देर में मेरा मूड ठीक हो गया। फिर अगले दिन उसने कॉलेज से खास मेरे लिए छुट्टी की थी। मैंने कहा, चलो तुम्हें नए कपड़े दिलवा दूं, तो निशा ने नए कपड़े लेने से मना कर दिया। कहने लगी, भाभी मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। लेकिन भाभी, मुझे आपका गुलाबी कलर वाला साड़ी बहुत पसंद है, मुझे दे दें। और भाभी, मुझे नए कपड़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने पुराने कपड़े मुझे दे सकती हैं। आपके कपड़े पहनकर मुझे खुशी होगी। निशा की बात ने मुझे हैरान कर दिया। निशा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें अपनी उतरन कैसे दे सकती हूँ? क्या भाभी, माँ के कपड़े भला बेटी के लिए उतरन कैसे हो सकते हैं? आप तो मेरी माँ समान हैं और मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपके उतारे हुए कपड़े पहनूं। निशा की जिद के आगे मैं मजबूर हो गई। अपनी अलमारी से मैंने 4-5 ड्रेस निकालकर निशा को दे दिए, लेकिन वही कपड़े दिए जो मेरे जानने में सबसे अच्छे और नए थे। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि निशा पुराने कपड़े पहने। मैंने महसूस किया कि जैसे कपड़े लेते हुए निशा के चेहरे पर उदासी थी। मैं बार बार निशा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। निशा से पूछना भी बेकार था, क्योंकि वह 100 बहाने बनाकर साफ बच जाती। एकेडमी अभी तक खुले नहीं थे, लेकिन निशा अभी अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने जाती थी। मुझे भी निशा पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने उसे रोका नहीं। आज भी निशा कॉलेज से सीधे अपने दोस्त के घर चली गई थी। रितेश आज घर पर ही थे। पता नहीं अचानक से मेरे मन में क्या आया कि एकदम से मैं कहने लगी, रितेश, निशा के रहने से घर में बहुत हलचल रहती है और निशा के जाते ही एकदम सन्नाटा हो जाता है। सोचो रितेश, जब निशा की शादी हो जाएगी तो यह घर खाने को दौड़ेगा। काश भगवान ने हमें भी बच्चे की खुशी दी होती, लेकिन शायद हमारे नसीब में बच्चे की खुशी नहीं। रितेश, अब तो मुझे भी लगता है तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम इस घर में बच्चे की किलकारियां तो गूंजेगी। मेरी बात सुनकर रितेश बोले, बस अंजना, आज कह दिया सो कह दिया। आगे से कभी भी यह बात अपने मुंह से मत निकालना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंजना, तुम्हारे बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। और जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसके बदले में मैं तुम्हें यह दूं कि तुम्हारे सर पर सौतन लाकर बिठा दूं। मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। हाँ, बच्चे की कमी मुझे भी खलती है, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में है। तभी मेरी नज़र गेट पर खड़ी निशा पर पड़ी। वो शायद अभी अभी आई थी। वो मेरे और रितेश के पास आने के बजाय अपने कमरे में चली गई। रितेश को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके बात को रफा दफा किया। रात को जब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए तो मैं थोड़ी देर के लिए निशा के पास चली आई। आज भी मुझे निशा की आंखें लाल लगी। क्या बात है निशा, आज तो फिर रोई हो? मेरी बात सुनकर निशा की आंखों में और भी ज्यादा आंसू आ गए। कहने लगी, हाँ, मम्मी की याद आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। निशा, तुम आजकल अपनी मम्मी को कुछ ज़्यादा याद करती हो। मैं मानती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझकर पाला है। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में माँ की कमी है, जो हर वक्त तुम माँ को याद करके रोती रहती हो? मेरी बात सुनकर निशा बोली, आपने तो मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है। बस ऐसे ही कभी कभी मम्मी की याद आ जाती है। कुछ देर में निशा के पास बैठी रही, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन अगले दिन से निशा ने कुछ ऐसा किया कि मैं हैरान रह गई। शाम को निशा नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई और जब नहाकर निकली तो मैं उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने मेरा उतारा हुआ मैला सूट पहन रखा था। निशा, ये क्या, तुम्हारे पास कपड़े नहीं?
जो तुमने मेरे मैले कपड़े पहन रखे हैं। मेरी बात सुनकर बोली, भाभी आपके कपड़े पहनती हूँ तो आपकी खुशबू आती है, बस इसलिए। लेकिन निशा, कम से कम धुला हुआ तो पहनो, या मैले सूट पहनने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन भाभी, कपड़े धोने के बाद उनमें से आपकी खुशबू चली जाती, इसलिए मैंने आपके गंदे कपड़े पहन लिए। अभी निशा को कपड़े पहने हुए 15 मिनट ही हुए थे कि तभी रितेश घर आ गए, और फिर उसके बाद तो रोज ही यह होने लगा। रितेश के घर आने से 15 मिनट पहले निशा मेरा उतारा हुआ सूट पहन लिया करती। अब तो रितेश ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था। एक दिन मुझसे कहने लगे, अंजना, निशा हर वक्त तुम्हारे कपड़े क्यों पहने रखती है? क्या उसके पास अपने कपड़े नहीं हैं? रितेश, ऐसी बात नहीं है, निशा के पास ढेर सारे कपड़े पड़े हैं। बल्कि मैंने तो उस दिन कहा भी था कि चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आते हैं, लेकिन निशा ने मना कर दिया। मेरी बात सुनकर रितेश संतुष्ट नहीं हुए थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं रितेश यह तो नहीं सोच रहे कि मैं उनकी बहन को अपनी उतरन जानबूझकर पहनाती हूँ। अगले दिन नहाने के बाद मैंने अपने कपड़े फाड़ दिए, जिससे कि निशा को मेरे गंदे कपड़े ना मिले। लेकिन मेरी हैरत की हद ना रही जब निशा ने इसी बात पर पूरा घर सर पर उठा लिया। भाभी, जब आपको पता है मैं आपके उतारे हुए कपड़े पहनती हूँ, तो आपने अपने कपड़े क्यों फाड़ दिया? रितेश के आने का समय भी हो रहा था। मैंने जैसे तैसे करके उसको शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह शांत नहीं हो रही थी। बार बार घर की तरफ देख रही थी। निशा बोली, भाभी आप अभी दूसरे कपड़े पहने और यह उतरे हुए कपड़े मुझे दे दें, मैं पहन लूंगी। अब तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में भी शक होने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। रितेश के आने का समय हो चुका था और मैं घर में कोई अशांति नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने दूसरे कपड़े पहने और अपने पहने हुए कपड़े निशा को दे दिए। निशा ने खुशी खुशी वह कपड़े पहन लिए। मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगी। अगले दिन संडे था। घर का कुछ सामान लेने के लिए रितेश पास की दुकान पर गए हुए थे। निशा भी उनके साथ चली गई। मेरे पास यही एक मौका था। मैं निशा के कमरे में आ गई। बेड पर वही रात वाला सूट पड़ा हुआ था जो कल रात निशा ने पहना था। मैं कमरे की तलाशी लेने लगी। जैसे ही बेड के नीचे झांक कर देखा तो मुझे बहुत ही अजीब सी गंदी बदबू आई। मैंने गौर किया तो वो मेरे कपड़ों से आ रही थी। मैंने जल्दी से कपड़ों को उलट पलट कर देखा तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे कपड़ों में खून लगा हुआ था और कपड़ों से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उन्हें छुआ भी नहीं जा रहा था। मैंने जल्दी से कपड़े दूर फेंक दिए। तभी दरवाज़ा खोलकर निशा आ गई और मुझे अपने कमरे में देखकर एकदम से हड़बड़ा गई। भाभी आप, मैंने कहा, निशा क्या है यह सब? आज मुझे सब सच बताओ। तुमने मुझे सच नहीं बताया तो हो सकता है हम दोनों के बीच बने इस माँ बेटी के रिश्ते को ख़त्म कर दूं। मेरी बात सुनकर निशा बहुत ज़्यादा डर गई। रोते हुए मेरे पैरों पर बैठ गई और बोली, नहीं भाभी, अगर आपने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी। मैंने निशा को कंधों से पकड़कर उठाया। तो फिर बताओ ये सब क्या है? तुम रोज मेरे उतारे हुए कपड़े क्यों पहनती हो और मेरे कपड़ों में खून लगा है? निशा अपनी आंखें साफ करती हुई बोली, मुझे आपका दुख नहीं देखा जाता। जब भी लोग आपको बांझपन का ताना देते हैं तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। जब आपकी सुनी गोद देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या करूं कि आपकी गोद हरी हो जाए। कभी कभी यह सोचकर बहुत ज़्यादा डर जाती कि कहीं भैया दूसरी शादी न कर ले। यही सारी बातें मैंने अपनी दोस्त को बताई तो उसने मुझे एक ऐसी औरत के बारे में बताया जो जादू टोना का काम करती है और वो मेरी परेशानी दूर कर सकती थी। मैं उस औरत के पास गई तो उस औरत ने कहा कि तुम्हारी भाभी माँ की बीमारी तुम्हें अपने अंदर लेनी होगी और उसके लिए तुम अपनी भाभी के कपड़े पहनकर मेरे पास आना। फिर मैं कुछ ऐसे मंत्र पढ़ूंगी कि तुम्हारी भाभी की बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। 9 दिन तक मैं आपके कपड़े पहनकर उसके पास जाती रही। 10वें दिन उस औरत ने कहा कि अब जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना है। 21 दिन तक तुम अपनी भाभी के उतारे हुए कपड़े पहनो और मेरा दिया हुआ ये मुर्गी का खून कपड़ों पर लगाना है। पूरी रात यही वाले कपड़े पहनने हैं। भाभी अभी आधे दिन हुए हैं, देखना एक दिन आपकी बीमारी मेरे अंदर आ जाएगी और आप माँ बन जाएंगी। मैं हैरत से मुंह खोले निशा की बातें सुन रही थी। निशा जो कि रिश्ते में मेरी ननद थी, मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, शायद कोई बेटी भी अपनी माँ से ना करे। मैंने कसकर निशा को गले से लगा लिया। निशा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बेकार का शक किया। और पागल, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि अपनी खुशियों के लिए मैं तुम्हारी खुशियों का गला घोट दूंगी? ऐसी खुशियाँ मुझे नहीं चाहिए जो तुम्हें दुख दे। और निशा, यह सब अंधविश्वास होता है, यह जादू टोने कुछ नहीं होता। अगर भगवान मुझे औलाद देते हैं तो पहले ही दे चुके होते, लेकिन मुझे अब औलाद की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरी औलाद से भी बढ़कर तुम हो। मैंने निशा के माथे को चूम लिया। यह सब कुछ मैंने रितेश को नहीं बताया
क्योंकि बेटियों के कुछ राज सिर्फ माँ के पास सुरक्षित होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।